नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी वस्तु विद्युत संसाधित न छुएं, परंतु आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत साधित को छूना क्यों खतरनाक है। हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने देते हैं वे विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके विपरीत जो पदार्थ होने से नहीं होने देते हैं, आसानी से प्रवाहित, वे विद्युत के कुचालक होते हैं। हमने देखा है कि धातुएं जैसे तांबा, एल्यूमीनियम विद्युत का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक तथा लकड़ी विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं। तथापि अभी तक हमने टेस्टर से केवल उन पदार्थों के जांच की थी जो ठोस अवस्था में थे, लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? आइए ज्ञात करें। क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? या जांच करने के लिए हमें द्रव से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम इसी टेस्टर का प्रयोग कर सकते हैं। तथापि हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। टेस्टर का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि यह कार्य कर रहा है या नहीं। क्रियाकलाप 11.1। टेस्टर के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब दीप्त हो जाता है। तथापि यदि बल्ब दीप्त नहीं होता है तो इसका अर्थ यह है कि टेस्टर कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कारण बता सकते हैं? इस प्रकार जब टेस्टर भली भांति कार्य करने लगते हैं तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। क्रियाकलाप 11.2। बेकार फेंकी गई बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन एकत्र करने उन्हें साफ कीजिए। एक ढक्कन के एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस निकालकर सिरका उड़ेलिए। अपने टेस्टर को इस ढक्कन के समीप लाकर इसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में डुबोइए। ध्यान रखिए कि दोनों सिरों पर परस्पर 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, लेकिन इसी के साथ साथ वह एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। क्या टेस्टर बल्ब दीप्त होता है? क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? नींबू का रस या सिरके को आप सुचालक या हीन चालक से किस वर्ग में रखेंगे? क्या आपको याद है कि बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर वह दीप्त क्यों होता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होता है, दीप्त हो जाता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने पर उनके कारण दीप्त नहीं हो पाता है। अब आप क्या जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल कब होती है? यद्यपि कोई पदार्थ विद्युत धारा चालन कर सकता है, परंतु संभवतः वह धातु की भांति आसानी से विद्युत का चालन न कर पाता हो, जिसके कारण टेस्टर का परिपथ तो पूरा हो जाता है, लेकिन फिर भी इससे प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को दीप्त करने के लिए दुर्बल हो सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य टेस्टर बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को सूचित कर सके? आप चित्र 11.2 टेस्टर में विद्युत बल्ब के स्थान पर LED 11.3 का प्रयोग कर सकते हैं। LED दुर्बल धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होता है। क्रियाकलाप 11.3। माचिस की खाली डिब्बी ट्रे लीजिए। ट्रे पर चित्र में दर्शाए गए अनुसार एक विद्युत धारा के कुछ घेरे लपेटिए। फिर ट्रे के भीतर एक छोटी चुंबकीय सुई रखिए। अब तार के एक स्वतंत्र सिरे को बैटरी के टर्मिनल से जोड़िए। तार के दूसरे सिरे को स्वतंत्र छोड़िए। तार का एक दूसरा टुकड़ा लेकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से जोड़िए। दोनों सिरों के स्वतंत्र सिरों को क्षण मात्र के लिए एक दूसरे को स्पर्श कराइए। चुंबकीय सुई को तुरंत विक्षोभ दिखाना चाहिए। आपका तार 2 स्वतंत्र सिरों वाला टेस्टर तैयार है।
अब इस टेस्टर का उपयोग करके क्रियाकलाप 11.2 को दोहराएं। टेस्टर के सिरों को नींबू के रस से बाहर निकालिए, उन्हें पानी में डुबोइए, पोंछकर सुखाइए। इस क्रियाकलाप को अन्य द्रवों जैसे टोटी का पानी, वाष्पित तेल, दूध, शहद आदि के साथ दोहराएं। प्रत्येक स्थिति में देखिए चुंबकीय सुई विक्षोभ दर्शाती है या नहीं। अपने परीक्षणों को सारणी 11.1 में अंकित कीजिए। सुचालकहीन चालक द्रव। सारणी 11.1 देखते हैं। कुछ द्रव विद्युत के सुचालक हैं, कुछ हीन चालक। वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांशतः पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों में चालकों तथा प्रतिरोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा उन्हें चालकों, सुचालकों तथा हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने में अधिक मान्यता दी जाती है। हमने टोटी के पानी को विद्युत चालन का परीक्षण किया। आइए अब हम अशुद्ध जल द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण करते हैं। क्रियाकलाप 11.4। एक स्वच्छ तथा सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय चम्मच के बराबर असंतुलित जल भरिए। आप संतुलित जल को अपने विद्यालय के प्रयोगशाला में प्राप्त कर सकते हैं। टेस्टर का उपयोग करके परीक्षण कीजिए कि इस अशुद्ध जल विद्युत चालन करता है या नहीं। आप क्या पाते हैं? क्या अशुद्ध जल विद्युत चालन करता है? अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर इसे अशुद्ध जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए। एक बार क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब हम अशुद्ध जल में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है। यह विद्युत का अच्छा चालक है। जो जल में नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालाबों में प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। इसमें अनेक लवण घुले होते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इनमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है। इसके विपरीत अशुद्ध जल लवणों से मुक्त होने के कारण ही हीन चालक होता है। हमने देखा है जब साधारणतः लवण को अशुद्ध जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। वो कौन से अन्य पदार्थ हैं जो अशुद्ध जल में घोलने पर इन्हें चालक बना देते हैं? आइए पता लगाएं। क्रियाकलाप 11.5। बोतल के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए। इन्हें प्रत्येक लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर अशुद्ध जल भरिए। एक ढक्कन के अशुद्ध जल को दूसरे कुछ बूंदे नींबू का रस, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए और दूसरे ढक्कन में अशुद्ध जल के कास्टिक सोडा या पोटेशियम ऑक्साइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदें मिलाइए। तीसरे ढक्कन में अशुद्ध जल की थोड़ी सी चीनी डालकर घोलिए। परीक्षण कीजिए इन विलयनों में कौन सा विलयन विद्युत का चालन करता है और कौन सा नहीं। आपको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं? विद्युत चालन करने वाले अधिकांशतः द्रव्य अम्लों, क्षारकों तथा लवणों के विलयन होते हैं। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। कक्षा 7 में हमने पढ़ा है धारा कुछ प्रभाव के बारे में सीखा था। क्या आप इन प्रभावों की सूची बना सकते हैं? जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? आइए पता लगाएं। 11.6। 2 बेकार सेलों को सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। उनकी धातु की टोपियों को रेगमाल से साफ करके इन पर तांबे के तार लपेटिए और इन्हें एक बैटरी से जोड़िए। इन 2 छड़ों पे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला भर लीजिए। भर जल को एक अधिक चालक बनाने के लिए इसमें छोटा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू का रस कुछ बूंदें मिलाइए। अब विलयन के इलेक्ट्रोडों में डुबाइए या संतुलित कीजिए। सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन के छड़ों में धातु की टोपियां जल से बाहर रहें। 3 से 4 मिनट तक परीक्षण कीजिए। इलेक्ट्रोड के ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोड के समीप किसी गैस के बुलबुले देख पाते हैं? क्या हम विलयन के हो रहे परिवर्तनों को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? किसी चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोड पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंग परिवर्तित हो सकते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव हैं। बोझों ने यह परीक्षण अपने निश्चय किया कि यह क्या कुछ फल या वनस्पतियाँ भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं। उसमें से आलू को 2 बराबर भागों में काटा और टेस्टर की
तांबे से तारों को इससे निर्वाचित कर दिया। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू की निर्दिष्ट किए गए टेस्टर के तारों के बाहर निकाला और भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में से एक तार से चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरी ओर तारों की ओर से कोई धब्बा नहीं है। चित्र 11.6। उसे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसे पहेली के साथ क्रियाकलाप में कई बार दोहराया। उसे पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजक तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है, क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स के छिपी बैटरी या सेल में धन टर्मिनल की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने अपना इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। विद्युत लेपन। स्मरण कीजिए, विद्युत बिल्कुल नई साइकिल हैंडल्स तथा पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि दुर्घटनावश इनमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत उतर जाती है और इनके नीचे सतह पर चमकदार नहीं होती है। इससे कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए देखा होगा जो सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग में इनकी सोने की परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की सतह दिखाई देने लगती है। 11.7। किसी क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट अथवा लगभग 10 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर साइज तांबे को 2 प्लेट लीजिए। किसी स्वच्छ तथा सूखे बीकर में 250 ml आश्रित जल लीजिए। इसमें चाय के 2 चम्मच भर कर कॉपर सल्फेट घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन को कुछ बूंदे तन सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमाल से साफ कीजिए, पानी में धोकर सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए और इन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। 11.7। परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोडों को हटाइए तथा ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इसमें से किसी एक ऐसे अंतर पाते हैं? क्या आप इन पर कोई परत चढ़ी देखते हैं? ईट परत को रंग कैसा है? बैटरी के उपयोग टर्मिनल को नोट कीजिए जिससे इलेक्ट्रोड संयोजित है। जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट में वियोजित हो जाता है। कॉपर सल्फेट तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर का क्षय की पूर्ति कैसे होती है? दूसरे इलेक्ट्रोड से तांबे की प्लेट से बना समान मात्रा का कॉपर विलयन से घुल जाता है। इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और प्रक्रिया चलती रहती है। इसका अर्थ यह हुआ, विद्युत लेपन प्रक्रिया एक इलेक्ट्रोड की कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित होता है। विद्युत धारा किसी पदार्थ किसी वांछित धातु परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी धातु की परत को विलेपित करने के लिए इसका व्यापक उपयोग किया जाता है। 11.8। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत कुछ ऐसी वांछित गुण होते हैं जो वस्तु की धातु में नहीं, जो कि निक्षेपण किया जाता है। उदाहरण के लिए उनके वस्तुओं जैसे कार कुछ भागों में स्नान गृह, टूटी गैस बर्नर, साइकिल हैंडल, पहिया, रिम आदि क्रोमियम का लेपन किया जाता है। क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है, यह संरक्षित नहीं होता है, यह खरोंच या प्रतिरोध करता है, खरोंचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है। इसकी पूरी तरह वस्तुओं को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं है। इसलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित कर दी जाती है। खाद्य पदार्थों में भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टिन के डिब्बे में लोहे के ऊपर टिन विद्युत लेपन किया जाता है। टिन लोहे से कम क्रियाशील होता है। प्रकार खाद्य पदार्थों लोहे संपर्क में नहीं आते हैं। खराब
होने से बच जाते हैं। पुलों व स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है, तथापि लोहे में संरक्षित होने या जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इन्हें संरक्षण के लिए जंग लगने के लिए बजाय इन्हें लोहे को जिंक की परत निक्षेपित कर दी जाती है। विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलेनों का निपटारा किया जाना एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के प्रदूषकों को निपटने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख शब्द आपने क्या सीखा? अभ्यास।